हूं निशा तिवारी। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम। दर्शकों, इस वक्त जो कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म है इमरजेंसी, इसको लेकर लगातार जो विवाद है वो सुर्खियों में बने हुए हैं। लेकिन इमरजेंसी जो आपातकाल की स्टोरी है वो क्या है, क्यों उसको लेकर विवाद हो रहा है? क्योंकि कंगना रनौत की जो फिल्म है इमरजेंसी वो इंदिरा गांधी पर बनी बेस फिल्म है। तो हम जानेंगे आपातकाल का इतिहास क्या है, क्योंकि भारत में ऐतिहासिक आंतरिक आपातकाल के जो आपको बता दें, क्योंकि 25 जून 1975 को राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कांग्रेस की सरकार ने इस को देश पर थोप दिया था। 21 महीने तक लागू आंतरिक आपातकाल के दौरान 1 लाख से अधिक राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया था। आपातकाल के दौरान आम नागरिकों के जीने के अधिकार तक छीन लिए गए थे। राजनीतिक विरोधियों पर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती थी। मीसा कानून वाले आरोपियों की सुनवाई अदालत में नहीं होती थी। 21 महीने की आपातकाल ने भारत के लोकतंत्र को हिलाकर रख दिया था। इसे लागू करने में देश के 5 नेताओं की जो भूमिका थी वो अहम थी, क्योंकि कंगना की जो फिल्म है इमरजेंसी, उसमें भी आपको बॉलीवुड के तमाम जो सेलिब्रिटीज है वो इन 5 कद्दावर नेताओं की भूमिका में दिखेंगे, जिस पर बाद में सवाल भी उठा, क्योंकि आपातकाल को काफी वर्ष हो चुके हैं। और आज हम जानेंगे कि वो 5 नेता कौन थे। सबसे पहले आते हैं सिद्धार्थ शंकर रे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देशबंधु चित्तरंजन दास के पोते और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे की आपातकाल लगाने में सबसे बड़ी भूमिका देखने को मिली। रे ने ही इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने की सलाह दी थी। आपातकाल का प्रस्ताव तैयार करने से लेकर वरिष्ठ नेताओं तक को मनाने का जो काम था वो रे ने ही किया था। रे ने कहा था कि उस वक्त चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी और उसे कंट्रोल करने के लिए आपातकाल लगाना बहुत जरूरी था। सिद्धार्थ शंकर रे ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत विधान चंद्र रॉय के मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में की थी। रे के कानूनविद के साथ साथ अच्छे वक्ता भी थे। बंगाल की पॉलिटिक्स से निकलकर जल्द ही वे केंद्र में सक्रिय हो गए थे। बांग्लादेश युद्ध के दौरान रे ने मीडिएटर की भूमिका निभाई। बांग्लादेश मुक्ति सेना और भारत सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करते थे। इंदिरा गांधी के करीबी होने की वजह से उन्हें बंगाल का मुख्यमंत्री भी बनाया गया। रे कांग्रेस की तरफ से बंगाल के आखिरी मुख्यमंत्री बने। 1987 में इंदिरा की हार के बाद रे ने सक्रिय राजनीति छोड़ दी। हालांकि 1986 में उन्हें पंजाब का राज्यपाल भी बनाया गया। नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान वे अमेरिका में राजदूत भी बने। नंबर 2 पे हम बात करेंगे बंसी लाल, हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री और संजय गांधी के करीबी बंसी लाल की भी गिनती आपातकाल के खलनायकों में की जाती है। इंदिरा गांधी के चचेरे भाई और गुजरात के राज्यपाल रहे बीके नेहरू ने अपनी अपनी आत्मकथा नाइस गाइस फिनिश सेकंड में इसका जिक्र भी किया है। नेहरू लिखते हैं, मैं आपातकाल लगने से पहले बंसी लाल से मिला था। उन्हें मैंने राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया तो वे हरियाणवी लहजे में बोले, अरे नेहरू साहब, ये सब इलेक्शन फिलेक्शन का झगड़ा खत्म करिए। मैं तो कहता हूँ बहन जी को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बना दीजिए। राजनीतिक विरोधियों पर कठोर कार्रवाई का सुझाव भी बंसी लाल का ही था और उन्हें इसका कभी मलाल भी नहीं रहा। बंसी लाल के निर्देश पर ही गुड़गांव के 200 मुसलमानों का प्रशासन ने नसबंदी कर दिया था। साल 1978 में कोर्ट में सुनवाई के दौरान भिवानी के एक उपायुक्त राम सहाय वर्मा ने कहा था कि हरियाणा के सभी अधिकारी बंसी लाल के चमचे के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर थे। बंसी लाल 1968 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। उस साल बाद उन्होंने संजय गांधी को मारुति प्रोजेक्ट के लिए जमीन दिलाने में मदद की।
आपातकाल के दौरान वे रक्षा मंत्री बनाए गए। भिवानी बार एसोसिएशन के चुनाव से उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। कांग्रेस से जुड़ने के बाद वे हिसार जिला के अध्यक्ष बनाए गए। भगवत दयाल शर्मा की कुर्सी जाने के बाद कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। नंबर 3 पर हम बात करेंगे संजय गांधी की। आपातकाल लगाने को लेकर अपनी मां को मनाने का काम संजय ने ही किया था। संजय उस वक्त कांग्रेस के युवा संगठन में थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट से इंदिरा की सदस्यता खारिज करने के बाद संजय ने उनसे पीएम कुर्सी न छोड़ने की अपील की थी। संजय का तर्क था कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री की कुर्सी दी गई तो वे तख्ता पलट भी कर सकते हैं। आपातकाल की घोषणा के बाद संजय ने प्रशासन की पूरी कमान अपने हाथों में ले ली। संजय के निधन के बाद इंदिरा सरकार में मंत्री और प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल ने एक इंटरव्यू में बताया कि संजय की वजह से इंदिरा कैबिनेट से वे हटे। गुजराल ने कहा कि मैंने जब अखबारों की बिजली काटे जाने पर सवाल पूछा तो संजय ने झिझक दिया। इसके बाद दूरदर्शन पर इंदिरा गांधी के एक वक्तव्य प्रसारण को लेकर भी संजय से मतभेद हो गया। गुजराल के मुताबिक संजय अपने वरिष्ठों से सम्मानजनक तरीके से बात नहीं करते थे। संजय पर राजनीतिक विरोधियों को कुचलने और नसबंदी अभियान चलाने के आरोप लगे। आपातकाल हटने के बाद संजय पर केस चला और दिल्ली पुलिस ने उन्हें एक मामले में गिरफ्तार भी किया। उस समय संजय के नसबंदी किए जाने का मामला भी जोरों शोरों से उठ रहा था, लेकिन जेपी के बीच बचाव में उन्हें सरकार ने बचा लिया। इंदिरा गांधी की हम बात करेंगे। 1971 में रायबरेली के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने जीत हासिल की। समय से पहले कराए गए इस चुनाव में कांग्रेस को पूरे देश में जबरदस्त जीत मिली, लेकिन राजनारायण ने इंदिरा की सांसदी के खिलाफ कोर्ट में चुनौती दी थी। राजनारायण का आरोप था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया है, इसलिए उनका चुनाव निरस्त कर दिया है। 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की बेंच ने राजनारायण के आरोप को सही माना और इंदिरा की सदस्यता रद्द कर दी। इससे बौखलाई इंदिरा ने कैबिनेट की मीटिंग बुला ली। इंदिरा ने आनन फानन में आंतरिक आपातकाल लगाए जाने की सिफारिश कर दी। आपातकाल लगाने की दूसरी वजह सरकार के खिलाफ आंदोलन था। देश में कई हिस्सों में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया था। आपातकाल की घोषणा खुद इंदिरा गांधी ने ही की थी। बाद में एक इंटरव्यू में भी इंदिरा ने स्वीकार किया कि भारत को एक शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है, आवश्यकता है, इसलिए आपातकाल जो है वो लगाया गया। नंबर 5 में आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। 1974 में बड़े दावेदार गोपाल स्वरूप पाठक की अनदेखी कर इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया था। अहमद राष्ट्रपति बनने के एक साल बाद ही इंदिरा का ये कर्ज चुकता कर दिया। 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने की बात राष्ट्रपति से कहने गई, जिस पर अहमद ने बिना विचार किए उनको सहमति दे दी। अहमद ने इंदिरा से कहा कि अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो फाइल भेज दीजिए। प्रधानमंत्री कार्यालय से फाइल जाने के तुरंत बाद राष्ट्रपति अहमद ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। त्वरित गति में लिया गया इस फैसले ने राष्ट्रपति की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए। हालांकि अहमद ने कभी भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया। 25 जून 1975 वो तारीख जब आधी रात को देश में आपातकाल की घोषणा की गई।
लोकतंत्र के इतिहास में इस दिन को काला दिन माना जाता है। ये वही दिन है, ये वो दिन था जब तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत इंदिरा गांधी की सरकार की सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा की। देश में आपातकाल लग चुका है। इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर किया। अगली सुबह यानी 26 जून को इंदिरा गांधी ने सुबह सुबह रेडियो पर देशवासियों को आपातकाल के बारे में जानकारी दी। भारत के इतिहास में ये काफी विवादास्पद विषय रहा। आपातकाल लागू करने के पीछे बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। इसमें से मुख्य कारण था राजनीतिक अस्थिरता। इस राजनीतिक अस्थिरता की शुरुआत उस वक्त हुई जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को चुनावी धांधली का दोषी पाया और उन्हें 6 साल के लिए किसी भी चुने हुए पद पर आसीन होने से वंचित कर दिया। इस फैसले के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक तनाव बढ़ गया। इंदिरा गांधी और उनकी सरकार ने दावा किया कि देश में गहरी अशांति और आंतरिक अस्थिरता है, जिसके चलते राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। इसी कारण से उन्होंने आपातकाल की घोषणा की, जिससे वे बिना किसी विधायी और न्यायिक हस्तक्षेप के सरकार चला सके। आपातकाल का वो काला दौर था जब सरकार ने तमाम विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया, प्रेस पर सेंसरशिप लगवाई और नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित किया। आरएसएस समेत 24 संगठन पर बैन लगा दिया गया। इसके अलावा इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में व्यापक सामाजिक और आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिसमें जबरन नसबंदी, स्लम क्लियरेंस जैसे कठोर उपाय शामिल थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि आपातकाल का उपयोग इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को मजबूत और विरोधी आवाजों को दबाने के लिए किया। ये घटना भारतीय लोकतंत्र पर एक गहरा आघात थी और इसने देश के राजनीतिक इतिहास में गहरी छाप छोड़ी। देश में आपातकाल के खिलाफ विपक्ष एकजुट होना शुरू हो गया। विपक्ष के कई बड़े नेता जेल में थे। वहीं कुछ नेताओं ने बाहर इंदिरा सरकार के खिलाफ रणनीति बनाना शुरू कर दी। विपक्ष के नेताओं ने राष्ट्रपति भवन पर धरना दिया था और देशव्यापी सभाएं और प्रदर्शन किए थे। इंदिरा गांधी ने आपातकाल हटाने के बाद 1987 में चुनाव कराए थे ताकि वो लोकतंत्र समर्थक देख सके, लेकिन इंदिरा की सारी कोशिशें नाकाम रह गई। 1977 में नवगठित जनता पार्टी ने 1:1 के फॉर्मूला के तहत एकजुट होकर कांग्रेस को परास्त किया, जिससे इंदिरा गांधी जो थी वो डर गई थी। रायबरेली से खुद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। मोरारजी देसाई देश के पीएम बन गए। आजादी के इतने सालों बाद ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी और राष्ट्रीय आपातकाल एक ऐसी स्थिति है जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग जाता है और अन्य कई स्वतंत्रताएं जो होती है, जो हम जिन फ्रीडम में जी रहे हैं, वो सभी उस टाइम पे सब में बैन लग गया था। राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तब की जाती है जब देश की सुरक्षा को कोई खतरा हो और ऐसा खतरा युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी के कारण उत्पन्न हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति उपरोक्त कारकों के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। भारत के नागरिकों ने बीते वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 3 उदाहरण देखे। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान। हम यहाँ 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल पर हमने चर्चा की, क्योंकि 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान
भारत में देखी गई राजनीतिक अशांति का सबसे लंबा चरण हमको देखने को मिला। आपातकाल की अवधि 25 जून 1975 की आधी रात से शुरू होकर 24 मार्च 1987 तक। इसकी वापसी आपको बता दें 21 महीने तक ये जो आपातकाल है चला। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू करके और देश में आंतरिक गड़बड़ी को आपातकाल घोषित करने का एकमात्र कारण बताते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। इस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध के साथ साथ प्रेस में भी सेंसरशिप लग गई। सरकार के फैसले का विरोध करने वालों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। बताया जाता है कि उस दौरान करीब 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था। संसद में बहुमत रखने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की। इस घटना को भारत में लोकतंत्र के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक माना जाता है। 21 मार्च 1987 को आपातकाल हटने के बाद देश में नए चुनाव हुए, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस को करारी हार मिली और जनता दल के मोरारजी देसाई भारत के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। एक काला दिन जिसके ऊपर इस फिल्म को बनाया गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंगना रनौत की फिल्म को लेकर इतना विवाद क्यों चल रहा है, क्योंकि आधी रात और सुबह रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज गूंजती है और देश में आपातकाल लागू किया जाता है। इमरजेंसी की वो कहानी जो आपको जाननी चाहिए, तभी ये जो फिल्म आ रही है इमरजेंसी, इसको आप समझ पाएंगे कि आखिरकार क्यों लगाया जाता है देश में आपातकाल। प्रेस की आजादी छीन ली गई थी, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। हालांकि जनता ने इंदिरा गांधी को करारा जवाब भी दिया और उनको हार मिली, क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो अब तक 3 बार आपातकाल लग चुके हैं। आपातकाल की पूरी कहानी क्या है? यहाँ पे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि आपातकाल किस तरीके से लगाया गया था और वो दिन शायद अब पूरा देश अब तक भूल नहीं पाया। आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।